स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस में। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का लगातार अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारा मौलिक अधिकार की जो सीरीज चल रही है उसका अंतिम क्लास होगी। तो पूरी क्लास को आप लोग देखिएगा और समझिएगा, महत्वपूर्ण है, यहाँ से अच्छे प्रश्न बनते हैं, इसलिए समझना बहुत आवश्यक है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज मौलिक अधिकार की अंतिम सीरीज और इसको पढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के लिए भारत के संविधान की प्राण और आत्मा कहा था। क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा और प्राण कहा था। ठीक है, तो यहां से प्रश्न बनता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसको, अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? प्राण और आत्मा कहा था। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा पहले तो। दूसरी बात, इसके अंदर 4 सब क्लोज हैं। 32 1, 2, 3 और 4 हम सबको समझेंगे। 32 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है और 4 क्या कहता है। 32 1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर वह सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। इसलिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, ना कि संविधान के लिए। कई बार यहां से प्रश्न बनकर आता है। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण करता है, जो संरक्षण प्रदान कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट है। तो 32 1 क्या कहता है? किसी के मतलब नागरिक अनागरिक दोनों, क्योंकि कई सारे उपबंधों में नागरिक के लिए है, जैसे 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा बाकी जो है वो भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे भले ही वो भारत का नागरिक ही क्यों ना हो। ठीक है, नागरिक हो या नागरिक ना हो। तो मैं यहां से लेता हूं कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। वह उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 1 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता माना जाता है। ठीक है, 32 1 मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। 32 2 चलिए अब सुप्रीम कोर्ट की शरण तो ले लेगा। सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आदेश जारी कर सकता है, निर्देश जारी कर सकता है और प्रलेखन जारी कर सकता है। प्रलेखन का अर्थ है रिट, और रिट का 2 बार इस अनुच्छेद में 2 बार उसका रिट शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, क्या क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकता है, निर्देश जारी कर सकता है, प्रलेखन जारी कर सकता है। प्रलेखन का अर्थ है रिट। और प्रलेखन के अंतर्गत कौन कौन से प्रलेखन जारी कर सकता है? वंदी प्रत्यक्षीकरण कर सकता है, वंदी प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। इसके अलावा परमादेश जारी कर सकता है। इसके अलावा प्रतिषेध कर सकता है। क्या है मैं भी समझाता हूं आपको। उत्प्रेषण, और 5वां है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा। देखिए, ज्यादातर क्लास में या ज्यादातर बुक्स में लिखा होता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। देखिए, रिट जारी करता है, इसके लिए सही शब्द है रिट भी जारी करता है। आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा नहीं कि किसी की व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ और वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फटाक से रिट जारी कर दी। ऐसा नहीं होता। वह पहले निर्देश जारी कर सकता है, उसके लिए आदेश जारी कर सकता है, और जब वो देखता है कि इनका अनुपालन नहीं हो रहा
तब वह रिट जारी करेगा, या परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वो रिट जारी करेगा। ठीक है, तो पहले उस व्यक्ति के लिए, उस जिसके लिए उसने व्यवस्था की है, उसके लिए आदेश भी जारी कर सकता है, निर्देश भी जारी कर सकता है, और उसके पश्चात ही वो रिट जारी करेगा, यानी कि प्रारंभ में आते ही वो रिट जारी कर देगा। तो अनुच्छेद 32(2) सुप्रीम कोर्ट को यह ताकत देता है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है। और रिट 5 प्रकार की हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। क्या क्या है समझ लीजिएगा। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो नाम से ही मालूम पड़ता है इसको कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात बंदी को मेरे सामने प्रस्तुत करो, बंदी को प्रत्यक्ष मेरे सामने उपस्थित कीजिएगा। ये जो आपको प्राप्त हुआ है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, ये राज्य के खिलाफ भी प्राप्त होती है और प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी प्राप्त होती है। राज्य के खिलाफ भी और प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी ये रिट जारी की जा सकती है। अर्थात यदि किसी को असंवैधानिक रूप से या अकानूनी रूप से किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो व्यक्ति कहाँ जाता है, कोर्ट में जाके कह सकता है कि साहब वो गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए आप रिट जारी कीजिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तब बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जा सकती है। कौन सी रिट जारी करनी है ये भी एप्लीकेंट बताएगा। ठीक है, ये भी कौन बताएगा, एप्लीकेंट बताएगा। किसके खिलाफ करनी है ये भी एप्लीकेंट बताएगा, और किस आधार पर करनी है ये भी एप्लीकेंट बताएगा। क्लियर है। तो ये प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी हो सकती है और राज्य के खिलाफ भी जारी हो सकती है। प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ कैसे हो सकती है, मान लीजिए किसी ने एक मजदूर को अपने घर में बंदी बनाकर रख लिया, तो उसके परिवारजन जाकर कोर्ट में कह सकते हैं कि हमारा अमुक आदमी वहां काम करने गया था और वहां से वापस लौटा नहीं है, हमको ये कन्फर्म है कि उन लोगों ने उसको बंदी बनाकर रखा हुआ है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जा सकती है। अब आते हैं आपको परमादेश। परमादेश जो जारी किया जाता है ये प्रशासनिक और न्यायिक दोनों संस्थाओं पर जारी किया जा सकता है, प्रशासनिक भी और न्यायिक भी। प्राइवेट व्यक्ति को परमादेश जारी नहीं किया जाता, यह प्रशासनिक इकाई को भी और न्यायिक इकाई दोनों को ही संबोधित करते हुए जारी किया जा सकता है। देखिए नाम से मालूम पड़ा परम आदेश, हम आपको आदेश देते हैं कि यह कार्य कीजिए, हम आपको यह आदेश देते हैं कि आप ये कार्य कीजिए, ये हमारा परमादेश है। और ये प्रशासनिक इकाई को भी दिया जा सकता है और न्यायिक इकाइयों को भी दिया जा सकता है, अर्थात अधीनस्थ न्यायालय को भी आदेश दिया जा सकता है। आपको मालूम होगा कि हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता। अधीनस्थ न्यायालय का अर्थ है हाईकोर्ट से नीचे के न्यायालय। ठीक है, अब सपोज कीजिएगा कि कोई व्यक्ति है और वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गया, उसने सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी लेकिन दक्षिणा नहीं चढ़ाई, तो उस व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। तब वह कोर्ट जा सकता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद भी मुझे इश्यू नहीं किया जा रहा, तब कोर्ट उसके लिए एक आदेश जारी कर सकता है, परमादेश, इसको ड्राइविंग लाइसेंस दीजिएगा। तो ये प्रशासनिक इकाई के खिलाफ भी किया जा सकता है और न्यायिक इकाई के भी खिलाफ किया जा सकता है। ठीक है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दो सिर्फ न्यायिक इकाई के प्रति जारी किए जाते हैं। प्रतिषेध को आप लोग इस तरह लिखिएगा, ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ड्यूरिंग द प्रोसीजर, अभी क्या मतलब इसका मैं समझाता हूं। और उत्प्रेषण को लिख दीजिएगा आफ्टर द प्रोसीजर या आफ्टर द रिजल्ट। आफ्टर द रिजल्ट, दो पॉइंट लिख लीजिएगा। प्रतिषेध के लिख लीजिए ड्यूरिंग द प्रोसेस और उत्प्रेषण को लिख लीजिएगा आफ्टर द रिजल्ट। मान लीजिए कोई कोर्ट है और कोई कोर्ट अपने अधिकार से बाहर जाकर कोई किसी केस को ले लेता है और उसकी सुनवाई जारी है, अभी उसका फैसला नहीं हुआ है, उसकी सुनवाई ट्रायल जारी है। उस स्थिति में किसी व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि ये वाला केस तो इस न्यायालय के अधीन है ही नहीं, इसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, ये अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इस केस की सुनवाई कर रहा है। अतः वो कोर्ट पहुंचता है और कहता है कि प्रतिषेध रिट जारी कर दीजिएगा। प्रतिषेध रिट ये कहती है कि आप जो प्रोसीजर कर रहे हो, जो प्रोसेस कर रहे हो, जो केस की सुनवाई कर रहे हो, इसको वहीं पर रोक दिया जाए। दैट इज, मैंने लिखा है ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर प्रक्रिया चालू है, प्रक्रिया चल रही है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में जारी इस प्रक्रिया को तुरंत रुकवा देता है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र की बाहर की प्रक्रिया है, आप इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते ड्यूरिंग द प्रोसेस। और यदि उसी केस का रिजल्ट आ गया हो
यदि उसी केस में फाइनल रिजल्ट आ गया हो और सजा सुना दी गई हो, उस केस में उसके बाद मालूम पड़ता है कि अरे ये केस तो इसके अधिकार क्षेत्र का था ही नहीं और इन्होंने सजा भी सुना दी, उस केस में उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है और कहा जाता है कि आपके द्वारा जो आपने प्रक्रिया अपनाई या आपने जो केस सुना वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर था और आपने जो रिजल्ट दिया है वो भी गलत है, अतः रिजल्ट भी रद्द किया जाता है और आपकी प्रक्रिया को भी रद्द किया जाता है। यानी कि आफ्टर द रिजल्ट ये बात मालूम पड़े कि जिस कोर्ट में हमारे केस की सुनवाई हुई थी उस कोर्ट को तो यह अधिकार था ही नहीं कि वह उस केस की सुनवाई कर सकता था। उस स्थिति में जो रिट जारी होती है वो उत्प्रेषण रिट जारी होती है, इसलिए मैं लिखा हुआ है आफ्टर द रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा कहते हैं कि कोर्ट ये पूछेगा बताइए आपने किस अधिकार से ये काम किया है, वो अधिकार के बारे में पूछेगा। अधिकार जैसे मान लीजिए किसी को निवास प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार है तहसीलदार के लिए, सपोज कीजिएगा, और तहसीलदार एक लंबी छुट्टी पर चले गए किसी कारणवश, तो वहां पर नायब तहसीलदार तहसीलदार का कर्तव्य निभाएगा और उस वक्त वह क्या करता है, एक रिट क्या मूल निवास प्रमाण पत्र इशू कर देता है और स्वयं उसका हस्ताक्षर मार देता है। यह अधिकार क्षेत्र में किसके हैं, तहसीलदार के। इशू किसने कर दिया, नायब तहसीलदार ने, और उस आधार पर किसी व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब लग गई तो उसके जो दुश्मन हैं, जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, उसके जो दुश्मन है वो कोर्ट पहुंचेंगे, कहेंगे कि ये जो इशू किया हुआ है मूल निवास प्रमाण पत्र ये अवैध है। कैसे अवैध है, क्योंकि इसको इशूइंग अथॉरिटी तहसीलदार के पास थी लेकिन इसे इशू कर दिया नायब तहसीलदार ने, इसलिए आप इसको रद्द कीजिएगा। तब कोर्ट उस नायब तहसीलदार से पूछेगा कि आपका क्या अधिकार है कि आपने ये इशू किया, दैट इज अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाली बात आपको सब समझ में आ गई होंगी कि अनुच्छेद 32(2) क्या कहता है। ठीक है, अब 32(3) की बात कर लेते हैं। देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाया जा सकता है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। लेकिन आप कहेंगे कि 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को ही क्यों संरक्षणकर्ता कहा जाता है, हाई कोर्ट को क्यों नहीं कहा जाता। तो आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि अनुच्छेद 32 के तहत आप जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं वह केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही जा सकते हैं, लेकिन 226 के तहत जो रिट जारी करने की या आदेश या निर्देश जारी करने की हाई कोर्ट की शक्ति है उसमें केवल मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि आप अन्य अधिकारों के उल्लंघन के होने पर भी सुप्रीम हाई कोर्ट जा सकते हो 226 के तहत। इसलिए 226 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नहीं जा सकते बल्कि अन्य अधिकारों के उल्लंघन पर भी जा सकते हैं। लेकिन 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर जाते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षणकर्ता कहा जाता है, हाई कोर्ट को नहीं कहा जाता। ठीक है, यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। 32(3) क्या कहता है, संसद विधि बनाकर अन्य अधीनस्थ न्यायालयों को भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में संसद विधि बनाकर अन्य अधीनस्थ न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में केस सुनने का अधिकार दे सकता है। केस सुनने का अधिकार दे सकता है। अभी तक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। लेकिन अगर संसद विधि बना दे और विधि बना के कह दे कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हैं, उनको भी केस सुनने का अधिकार है, तो यह 32(3) के अंतर्गत विधि बनाकर ये व्यवस्था भी की जा सकती है। हालांकि अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, 32(4) इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा।
32(4) कहता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे आपातकाल में मौलिक अधिकारों को साथ में 32(1) और 2 को सीमित या निलंबित किया जा सकता है। इस पॉइंट को जरा डिटेल में समझेंगे हम लोग। अच्छा पॉइंट है ये, इसलिए मैं ऊपर की चीजें बिगाड़ता हूं और मैं जरा इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूं। मैं 32(4) को आपको समझाता हूं। ये एक अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, इसलिए मैं इस पॉइंट को आपको समझाता हूं। क्या है, देखिए, ये कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का कुछ सीमित या निलंबित किया जा सकता है जब देश में कुछ विशेष परिस्थितियां हो, जैसे आपातकाल। अब आपातकाल के दौरान कौन कौन से मौलिक अधिकार सीमित किए जाते हैं और किस प्रकार सीमित किए जाते हैं, मैं समझाता हूं। देखिए, भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है 352। 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाती है। किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की। देखिए, जैसे ही अनुच्छेद 352 लगता है, आर्टिकल 358 अपने आप जीवित हो जाता है। जैसे ही 352 लगेगा, 358 अपने आप जीवित हो जाएगा। और 358 क्या कहता है कि 352 के लगने के साथ ही अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुच्छेद आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है। और ना केवल निलंबित होता है बल्कि अस्तित्वहीन भी हो जाता है। मार्शल लॉ और आपातकाल में ये डिफरेंस है। मार्शल लॉ में तो सीमित और निलंबित होता है, अस्तित्वहीन नहीं होता। लेकिन अगर 352 लग जाएगा तो अनुच्छेद 19 आर्टिकल 358 के तहत अस्तित्वहीन हो जाता है। इसका अर्थ क्या, मैं भी समझाऊंगा। तो 352 लगा, 358 अपने आप एक्टिव हो गया और यह कहता है कि आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है। ना केवल निलंबित होता बल्कि अस्तित्वहीन हो जाता है। आप कहेंगे इस बात का मतलब क्या है? हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि केवल बाह्य आक्रमण के आधार पर ही आर्टिकल 19 निलंबित होगा। आर्टिकल 19 निलंबित होगा केवल बाह्य आक्रमण के आधार पर। अगर बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगता है तब ही 19 निलंबित होगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं होगा, या किसी और अन्य कारण से लगे तो नहीं होगा। सिर्फ बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर भारत में आपातकाल लगता है तभी ही 19 निष्क्रिय होगा, निष्प्रभावी होगा, वरना नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जनता दल की सरकार के द्वारा की गई थी। अब एक और बात है इसमें 352 लगा, 358 ऑटोमेटिक एक्टिव हो गया। लेकिन एक अनुच्छेद और है आर्टिकल 359, ये ऑटोमेटिक लागू नहीं होता बल्कि राष्ट्रपति आदेश जारी करता है। राष्ट्रपति के आदेश से। कैसे लगता है ये लगता है राष्ट्रपति के आदेश से। अर्थात राष्ट्रपति का आदेश जारी करेगा और उसमें कहेगा कि कौन कौन से मौलिक अधिकार सीमित किए जाते हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार सीमित किए जाते हैं 19 के अलावा। 19 तो 358 पर
अपने आप एक्टिव हो गया, लेकिन 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा कि आपातकाल के दौरान निम्न मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जाते हैं। तो 1978 से पहले कोई भी मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिया जाता, यहां तक कि अनुच्छेद 32 स्वयं भी सस्पेंड कर दिया जाता। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 तथा 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था कर दी गई 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगर कोई आपसे पूछे आज क्या स्थिति है, तो आप कह दीजिएगा कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो किसी भी परिस्थिति में निलंबित या सीमित नहीं किए जाएंगे, चाहे भले आपातकाल की स्थिति क्यों ना हो। और अनुच्छेद 19 केवल बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर देश में आपातकाल लगा हो तब ही निलंबित किए जाएंगे, वरना निलंबित नहीं किए जाएंगे। क्लियर आ रही है? एक बात मैंने इस वक्त शब्द बोला था कि ना केवल निलंबित किए जाते हैं बल्कि अस्तित्वहीन भी किए जाते हैं। देखिए, अस्तित्वहीन का अर्थ क्या है कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड ये थे ही नहीं, इस प्रकार होते हैं कि ये होते ही नहीं है। मतलब इस तरह के अनुच्छेद की कोई भी व्यवस्था को उसमें संविधान में नहीं की गई। अर्थात अगर इस दौरान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और इमरजेंसी समाप्त हो जाती है, तो आप इस आधार पर इमरजेंसी खत्म होने के बाद कोर्ट नहीं जा सकते कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी के दौरान जो समय था उस दौरान मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। उस वक्त ये अधिकार थे ही नहीं, तो उल्लंघन होगा कैसे? इसलिए अस्तित्वहीन होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, मेरे हिसाब से 32 आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब 33, 34 और 35 की बात और कर लेते हैं, उसके बाद हमारे मौलिक अधिकार वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 33 कहता है कि कुछ वर्गों के मौलिक अधिकारों को संसद विधि बनाकर सीमित कर सकती है। पहले इसके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा आपको। जैसे प्रशासनिक सेवा, इसके अलावा पुलिस, रक्षा के अंतर्गत अर्धसैनिक बल, सैनिक बल सब आ गए, ठीक है, रक्षा। इसके अलावा जो हमारे खुफिया तंत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं, खुफिया तंत्र से जुड़े हुए लोग, रोके एजेंट हैं, आदि आदि। अब इन लोगों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। जैसे प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए, मान लीजिए आप डीएम बन जाते हैं और आपको कुछ ऐसी इनपुट मिलता है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन आप गए और आपने फोन पर अपने मित्र को बता दिया। आप कहेंगे साहब मुझको तो बोलने का अधिकार है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैंने अपने परिवार के मेंबर को बता दिया, अपने मित्र को बता दिया, अपने मिलने वाले को बता दिया, तो वो कॉन्फिडेंशियल चीज लीक हो जाएगी। इसलिए उस संबंध में जब आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल, कुछ गोपनीय चीज प्राप्त होती है, तब उस कंडीशन में आपको बोलने की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। पुलिस, यही केस पुलिस के साथ है। पुलिस को कहीं पर जाकर छापा मारना है, किसी अधिकारी को छापा मारना है, तो मालूम पड़ा उसने पहले फोन करके बता दिया कि हम आ रहे हैं। आप कहेंगे कि भाई क्यों बता दिया, तो आप कहेंगे साहब हमको तो अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता देता है। नहीं, आपकी अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। रक्षा, सेना से जुड़े हुए व्यक्ति, मान लीजिए मोदी सरकार ने कहा कि हमको सर्जिकल स्ट्राइक करना है, एक सैनिक बॉर्डर पे खड़ा हुआ और जोर जोर से चीखने लगा लाउड स्पीकर लगाकर कि भाई हम आज रात को सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे आपके ऊपर। आप कहेंगे भैया ऐसे क्यों कर रहे हो, तो आप कहोगे, वो सैनिक कहेगा कि मुझको अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। नहीं दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई है आपकी।
उसी तरह खुफिया तंत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो रो के एजेंट होते हैं या जो और भी इंटेलिजेंस से आईवी से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो लोग क्या होते हैं कि कुछ बातों को उनके लिए बताने की अनुमति नहीं होती किसी के लिए, है ना, उनको सीमित किया जा सकता है। आर्टिकल 33 मेरे साथ समझ में आ गया होगा। जैसे एक चीज मैं एग्जाम्पल बताऊं इसमें आपको, आर्टिकल 33 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 है जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अर्थात मैं अपने हाथ पे ये कलावा बांधा हुआ हूं तो मैं बांध सकता हूं, अभी अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर सकता हूं, मुझे अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित, धर्म के प्रति अभिव्यक्ति या अंतःकरण की आजादी है। लेकिन पुलिस सेवा में जो व्यक्ति जाता है उसको वहां की गाइडलाइन के अनुसार कार्य करना पड़ता है। जैसे अभी आप लोगों को मालूम होगा मुजफ्फरनगर का एक केस हुआ था, उसमें एक दरोगा साहब थे, उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी। तो एसपी एक दिन राउंड पर गए चेकिंग पर, तो देखा कि एक व्यक्ति दाढ़ी बढ़ाया हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उसको कहा कि आप दाढ़ी हटवा दीजिएगा। और वो व्यक्ति को मतलब मीडिया में चला गया और मीडिया में ये खबर उड़ गई कि एसपी ने दाढ़ी काटने का आदेश दिया गया। तो वो कह रहा मुझे अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए मैं दाढ़ी बढ़ा सकता हूँ। बात बढ़ा तो एसपी ने उसको लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया। तो एसपी की बड़ी आलोचना हो रही थी, लेकिन एसपी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं कार्रवाई? क्योंकि पुलिस का जो नियम है, रूल है, उसके अनुसार किसी भी धार्मिक चीज को आप प्रदर्शित नहीं कर सकते। और वो कोई रूल इसलिए नहीं बनाया गया कि कोई रूल बनाना है, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कहीं पर दंगे हो जाए और एक व्यक्ति दाढ़ी रखा हुआ है, तो दाढ़ी रखने से उसके धर्म के बारे में पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस धर्म का है। और उस दंगे में अगर मान लीजिए दो धर्मों के बीच में वो दंगा है, तो वह व्यक्ति स्वयं टारगेट बन जाएगा, है ना। तो भीड़ उसको सबसे पहले उसको खत्म करेगी, क्योंकि वह धार्मिक चिन्ह को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए आप ध्यान देना, जब भी कहीं पर दंगे होते हैं तो पुलिस के बीच में जो नेम प्लेट लगी होती है उनके सीने पर, वो हटा दी जाती है। किसी को ये ना मालूम पड़ सके ये शर्मा जी हैं या अब्दुल हैं, ठीक है। नहीं तो दंगे के सबसे पहला प्रभाव उन्हीं पर पड़ेगा। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए प्रबंध किया गया है, जैसे सुरक्षा है, सेना है, पुलिस है, कि आप किसी भी धार्मिक चिन्ह को प्रदर्शन मत कीजिएगा जिससे आप जनता के टारगेट पर ना आ जाए, ठीक है। तो वो उन्हीं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। इसलिए वो एसपी द्वारा दाढ़ी कटवाने का जो आदेश था वो सही था, वो इसी के अंतर्गत है। कुछ स्वतंत्रताएं सीमित की जा सकती हैं आपकी, तो इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 25 को सीमित किया गया। अनुच्छेद 34 कहता है कि अगर किसी दंगाग्रस्त क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाए, मार्शल लॉ लागू हो जाए तो विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अधीन, द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अधीन कार्यपालिका को वहां के निवासियों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार है, सीमित करने का अधिकार है। मान लीजिए देश में कोई दंगाग्रस्त क्षेत्र है और वहां पर उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो शर्तें विधानमंडल यानी कि संसद द्वारा निर्धारित की गई हैं, उनके अधीन रहते हुए कार्यपालिका को यह आदेश है कि वे कार्यपालिका ये अधिकार है कि वे वहां के निवासियों के कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। जैसे अफस्पा इसका एग्जाम्पल है। आप किसी के घर में सर्च करते हैं, साधारण स्थिति में अफस्पा नहीं लगा है तो आप उसके पास सर्च वारंट लेके जाओगे, अरेस्ट करते हैं तो अरेस्ट वारंट लेके जाओगे, आपको दिखाऊंगे कि देखिए आपके पास सर्च वारंट है, हमारे पास ये अरेस्ट वारंट है, आपको हम अरेस्ट करते हैं। लेकिन अफस्पा के केस में आपको सर्च करने का और गिरफ्तार करने का, यहां तक कि गोली मारने तक का भी अधिकार है। उसके लिए कहीं से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। कारण यह है क्योंकि मान लीजिए वहां पर कश्मीर का मसला ले लें कि सेना की कोई टुकड़ी गई और पत्थरबाज आ गए, अब किससे क्या पहले ऑर्डर लिया जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए,
वहां पर उस बटालियन को, उसका जो प्रमुख है, उसको सारे अधिकार प्राप्त हैं, वो जो चाहे इसमें वो अप्लाई कर सकता है परिस्थिति के अनुसार। तो क्या हुआ, उस जगह के लोगों के कुछ अधिकार को सीमित किया गया, लेकिन इस दौरान जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो इस प्रकार से नहीं होंगे जिससे वो अस्तित्व में नहीं है, अर्थात अस्तित्वहीन नहीं होंगे। अस्तित्वहीन नहीं होने का अर्थ है कि जब ये व्यवस्था वहां समाप्त हो जाए तो व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। लेकिन आपातकाल के दौरान 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 नहीं लिखा हुआ, अनुच्छेद 19 अस्तित्वहीन हो जाता है और 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति जिन जिन मौलिक अधिकारों को करेगा तो वो अस्तित्वहीन हो जाते हैं। हालांकि इसके दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी रहेगा। ऐसा शुक्ला बनाम एडीएम जबलपुर का केस था, उसमें तो मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसमें परिवर्तन किया गया। ठीक है, मैं बताऊंगा कभी एडीएम जबलपुर, शुक्ला बनाम एडीएम जबलपुर का केस जो था, एन रे, अजीत नाथ रे का जो डिसीजन था वो एक गंदा डिसीजन था, एक अच्छा डिसीजन नहीं माना जाता। ठीक है, काला भारतीय न्याय व्यवस्था का एक काला अध्याय है, उसको कभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको समझ में आया, मार्शल लॉ के समय में सस्पेंड किए गए फंडामेंटल राइट्स अस्तित्वहीन नहीं होते हैं, जबकि आपातकाल के दौरान वे अस्तित्वहीन होते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आर्टिकल 35 की बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकारों का अंतिम आर्टिकल है आर्टिकल 35। इसके अंतर्गत कहता है कि अपवादों, मौलिक अधिकारों के संबंध में जो अपवाद है, अपवादों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा, संसद को होगा। अपवादों में कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। देखिए बहुत सारे अपवाद हम लोगों को देखने को मिले, जैसे 15(4) के अंतर्गत है, 16(4) के अंतर्गत है, 15(6) है, 16(6) है। ये जो जितने भी अपवाद हैं, ये सारे के सारे अपवाद या 19(2) से लेकर 19(6) तक हैं। इसके संबंध में अगर कोई कानून का निर्माण करना होता है तो उस कानून को निर्माण करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। अन्य यानी कि कार्यपालिका आदेश से वे लागू नहीं होगा, उसको एक सक्षम विधानमंडल द्वारा ही विधि पारित करने के बाद ही लागू किया जा सकता है। तो यह आर्टिकल 35 कहता है। तो मेरे हिसाब से 32, 33, 34 और 35 आप लोगों को क्लियर हुए होंगे और आज हमारा मौलिक अधिकारों वाला जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया है। कल से हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे और देखेंगे उसके संबंध में क्या क्या बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखा करिए आप लोग, इंपॉर्टेंट होती है। मैं काफ़ी डीपली जाकर आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग नोट भी करते रहिएगा, रजिस्टर जरूर बनाइएगा, नोट्स बहुत आवश्यक है, लेकिन वीडियो भी पूरी देखा करिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट कक्षा के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।